डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 12। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को भी जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया जाएगा तो कितना वर्क डन होगा, और उसके बाद हम इसी बेसिस पे हम उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। एक जनरल फार्मूला पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आइए वन बाय वन करके डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जाने कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बेसिस पे हम देखें कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। यहाँ ये बात ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर दिया गया लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एंगल थीटा। मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच जो एंगल है वो थीटा है। ये फोर्स जो है F1 यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स वाली F1 लग रहा है, तो फोर्स क्या होगा, QE फोर्स होगा। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू E। और एक्ट ऑन द पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड फोर्स F2 जो होगा, F2 की वैल्यू भी QE होगी, लेकिन ये इसका साइन इसके कंपेरिजन में नेगेटिव होगा क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट टू राइट लग रहा है F1, और F2 जो फोर्स लग रहा है वो राइट टू लेफ्ट लग रहा है। इस तरह से F1 और F2 को ऐड करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी नेट फोर्स की वो 0 मिलेगी। तो मतलब किसी भी डाइपोल को कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 ही होगा। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाएगा तो फोर्स का 0 होना जरूरी नहीं है। Thus the net force acting on the dipole is 0 in uniform electric field। अब हम आगे बात करते हैं टॉर्क की। देखिए, टॉर्क के बारे में हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। हमें टॉर्क निकालना है तो उस सिस्टम पर लगने वाले जो है कपल ऑफ फोर्स, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहे हैं वो एक कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं, और जिससे कि जो डाइपोल जो होगा वो उस पर टॉर्क लगेगा। और टॉर्क निकालने के लिए हमें जो है उन लगने वाले फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम हो, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज। और टू फोर्सेज कौन है, एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, दूसरा फोर्स लग रहा है निगेटिव चार्ज पे। इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पता करेंगे। देखिएगा, when an electric dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field at angle theta with electric field, the electric dipole experiences two equal and opposite forces। देखिए, एक फोर्स ये F1 लग रहा है जो कि लेफ्ट टू राइट लग रहा है, और जो F2 लग रहा है वो राइट टू लेफ्ट लग रहा है। टू इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। दीज फोर्सेज फॉर्म अ कपल विच एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यही फोर्स इस पर टॉर्क यानी ट्विस्टिंग फोर्स लगाएंगे जो कि इसको ट्विस्ट करने की, इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो फोर्स तो हमें मालूम है कि फोर्स QE लग रहा है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लें तो टॉर्क जो है पता लग जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्सेस।
या कहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू अपोजिट फोर्सेस। तो यहां पर देखिए जो फिगर बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू आ रही है, वो ट्रेंगल जो आ रहा है, तो वो ये इस तरह से आ रहा है ना। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये, सी, और ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस 2a है डाइपोल की, ये डाइपोल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो QE यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्सेस, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है ना। तो इसकी वैल्यू AC की निकालना है तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर AC अपॉन AB। तो AC इज इक्वल टू हो गया AB साइन थीटा, और AB डाइपोल की लेंथ है, तो 2a साइन थीटा जो आ गया वो AC की वैल्यू आ गई। तो AC की जगह लिख दिया 2a साइन थीटा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज किया, Q इंटू 2a एक जगह लिख लिया और E साइन थीटा अलग कर लिया। Q इंटू 2a की जगह पर हम डाइपोल मोमेंट यानी P लिख सकते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है Q इंटू 2a। तो टॉय इज इक्वल टू PE साइन थीटा हो गया टॉर्क का एक एक्सप्रेशन। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो क्योंकि ये साइन थीटा आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो इन वेक्टर फॉर्म टॉ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E। इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं ये फोर्स। देखिए P की डायरेक्शन ये है और E की डायरेक्शन तो ये है, तो ये जो फोर्स लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यदि टॉर्क पता करें तो देखिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया और P से E की तरफ हमने कर्ल किया फिंगर, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया, तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो कि परपेंडिकुलर होगा दिस प्लेन ऑफ बोर्ड गोइंग इनवर्ड। तो यही बात लिखी है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ प्लेन ऑफ बोर्ड है और यहाँ पर डायरेक्शन जो है इनवर्ड होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड गोइंग इनवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल से आसानी से डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया टॉर्क का। ये नॉन वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की। मतलब स्पेशल का मतलब है कि यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क की सिचुएशन में होगा, मिनिमम टॉर्क कब लगेगा। तो देखिए स्पेशल केसेस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब हुआ कि ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल जो रखा हुआ है वो नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, और तो P की डायरेक्शन ये हो गई। तो यहाँ पर P जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में E भी है। तो इस तरह से एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तो या तो एंगल 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री के केस में देखिए ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और जब पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए डाइपोल का और नेगेटिव चार्ज इधर चला जाए तो ये हो गई P की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइट टू लेफ्ट टू राइट लग रही है। तो P की डायरेक्शन ये हो गई और E की डायरेक्शन ये हो गई। तो इस तरह से ये हो गया 180 डिग्री, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। 180 डिग्री पर टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि साइन जो है 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 डिग्री भी 0 ही होता है। तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो या एंटी पैरेलल रखा हो तो टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो 0 आती है। अच्छा, जब इस डाइपोल को परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जाए, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और डाइपोल को ऐसे रख दिया जाए परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये एंगल हो गया बिटवीन P, ये P हो गया और ये E हो गया, या फिर 270 डिग्री हो तो उसमें नीचे की तरफ P आ जाएगा, मतलब P की डायरेक्शन ये हो जाएगी और E तो इसी तरह से रहेगा, है ना। तो एंगल बिटवीन P एंड E 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बिकॉज साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन
जो है 270 डिग्री भी 1 ही होता है, यानी मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, वैसे तो -1 वैल्यू है। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो पीई होगी, क्योंकि टॉ इज इक्वल टू होता है पीई साइन 90 डिग्री और पीई की वैल्यू ये जो है टॉर्क जो है पीई के इक्वल हो गया। और जब 180 डिग्री लेंगे तो 270 डिग्री लेंगे तो पीई साइन 270 डिग्री, तो ये जो है -P आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू मतलब टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पीई ही होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी टॉर्क की जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने वेरिएशन ऑफ टॉर्क शो किया गया है, क्योंकि टॉर्क जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जब डाइपोल रखा जाएगा तो टॉर्क कितना लगेगा, मिनिमम लगेगा, यानी 0 लगेगा। फिर उसको धीरे धीरे रोटेट कराएंगे, मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा, पहले एंगल बिटवीन P और E, ये P हो गया, ये E हो गया, इधर हमारा निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो टॉर्क यहाँ पर 0 सिचुएशन में है, टॉर्क की वैल्यू जो है 0 है। जब इसको रोटेट करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम हो जाएगी जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई जो कि पीई होगी। टॉ मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पीई। फिर उसके बाद मैक्सिमम के बाद फिर हम ऐसे इसको रोटेट करते जाएंगे और जब 180 डिग्री पर आएगा जो है एंगल, तो फिर से टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फर्दर हम इसको रोटेट करते हुए 270 डिग्री पे ले जाएंगे तो टॉर्क की वैल्यू फिर से मैक्सिमम होगी जो कि -PE के इक्वल होगी। और इस तरह से फिर से वापस जब लौटेंगे, जब इनिशियल पोजीशन में पहुंचेंगे तो फिर से टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं देखा जाए तो जो साइन का फंक्शन है जिस तरह से वेरी कर रहा है वैसे ही ये ग्राफिकल वेरिएशन हो रहा है टॉर्क का। तो बहुत ही सिंपल है। तो एंगल के साथ टॉर्क किस तरह से चेंज हो रहा है जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराया जाएगा, तो ये हम ग्राफ माइंड में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए टॉर्क तो हमें पता लग गया, अब ये देखना है कि इक्विलिब्रियम कौन सी होगी, स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी और ये कब होगी। तो देखिए यहां पर बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बारे में 11th में बताया गया है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट P एंड E इज 0, ऐसे रखा हुआ है। -Q प्लस Q चार्ज और P की डायरेक्शन जो है वो E की डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 हो गया। तो इस सिचुएशन में पहले भी बता चुके हैं टॉर्क की वैल्यू 0 है। देखिए इस सिचुएशन में फोर्स, नेट फोर्स भी 0 है और टॉर्क नेट कह दें तो वो भी 0 है, फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0 है। इसका मतलब ये हमारा डाइपोल, हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम तो चेक करनी पड़ेगी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है। तो उसका तरीका ये होता है कि इफ we displace the dipole slightly from its position, if it try to return back to initial position, it is stable equilibrium। ऐसा यदि हो रहा है, यानी डाइपोल को हम डिस्प्लेस करें इस सिचुएशन से और वो फिर से वापस लौटने की कोशिश करे उसी इनिशियल पोजीशन में, तो जो हमारा सिस्टम होगा, हमारा जो डाइपोल होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। पहले तो हम इसको समझ लें। देखिए ये एक बाउल है, वहाँ एक बॉल रखी हुई है और ये रेस्ट पोजीशन में है ना। अब इस बॉल को हमने थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया और छोड़ दिया, तो ये क्या होगी, बॉल फिर से इधर को ही तो रिटर्न करेगी, मतलब इनिशियल पोजीशन में रिटर्न करेगी। इसका मतलब ये बॉल यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, क्योंकि जब हमने इसको डिस्प्लेस किया तो इट ट्राई टू रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। वही चीज यहाँ भी होने वाली है, जरा इसको समझे। अब हमने डाइपोल को ऐसे कर दिया, -Q इधर आ गया, +Q इधर आ गया। अब इस पर फोर्स इधर लगेगा जो कि QE के इक्वल होगा और इस पर
फोर्स इधर लगेगा वो भी क्यू ई ही होगा। अब ये जो फोर्स लग रहे हैं वो इस पर टॉर्क अप्लाई करेंगे और टॉर्क जो है की वजह से ये डाइपोल जो है इस तरह से फिर से इनिशियल पोजीशन की तरफ, भाई ये जो फोर्स लग रहे हैं वो इसको इधर तो नहीं ले जाएंगे, है ना, वापस लाने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स ये जो सिचुएशन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। तो याद रखें, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा होता है, मतलब 0 डिग्री वाला एंगल, उस केस में जो डाइपोल होता है वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अब हम बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी होती है। यहां पर भी देखिए क्या हुआ है कि डाइपोल को हमने चेंज कर दिया, मतलब नेगेटिव चार्ज हम राइट साइड में ले आए हैं और पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में ले आए हैं, जिससे कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी पैरेलल टू ई हो गई, यानी थीटा जो है यहां पर हमारा देखा जाए तो 180 डिग्री हो गया। तो यहां पर भी नेट फोर्स तो 0 ही होगा और नेट टॉर्क भी 0 ही होगा, क्योंकि जो फोर्स लग रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर, उनके बीच जो है कोई भी गैप नहीं है, मतलब ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट है फोर्स, तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इन फोर्सेज के बीच में की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी पड़ती है टॉर्क निकालने के लिए, और वो है नहीं क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सिचुएशन में भी क्या है, नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है, तो इक्विलिब्रियम तो है, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए जो है नेट फोर्स और नेट टॉर्क जो सिस्टम पे लगता है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो है यहाँ पर, इसका मतलब ये जो है इक्विलिब्रियम है, लेकिन अनस्टेबल है। उसको कैसे चेक करते हैं, फिर हम इसको रोटेट करेंगे और रोटेट करने पर ये जिस डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में यदि रोटेट होता चला जाए, वापस लौटने की कोशिश न करे, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी डाइपोल की, जैसे कि यहां पर हो रहा है। देखिए बॉल को हमने ये बॉल को रिवर्स करके रख दिया है और एनी हाउ हमने इसको बैलेंस कर लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, ये रेस्ट पोजीशन में है, इस सिचुएशन में ये रेस्ट पोजीशन में है, यानी इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स नेट टॉर्क इस पे 0 लग रहा है। अब क्या किया हमने, इस सिचुएशन से बॉल को थोड़ा शिफ्ट कर दिया राइट साइड में। अब क्या होगा कि ये बॉल जो है वापस तो लौटने से रही, ये और आगे की तरफ गिरती चली जाएगी, इसका मतलब बॉल जो है यहाँ पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थी। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है ना, वही बात यहाँ पर लिख भी रखी गई है। व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड ई इज 180 डिग्री, the net force and the net torque acting on the dipole is 0, but if we displace the dipole slightly from this position, it does not return back to initial position and keep on moving in the direction of displacement. So it is unstable equilibrium. तो देखिए हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है इधर और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ये मान लिया F1 हो गया, और इस पर जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा F2 होगा। अब ये क्या होंगे, देखिए ये ऐसे है और फोर्स इधर लग रहा है, ये F1 टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, ये राइट लग रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज पर, तो ये डाइपोल हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया ऐसे, तो ये और ऐसे ही होता चला जाएगा, उसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेस होता चला जाएगा, रिटर्न नहीं करेगा, इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही आसान है यहाँ पर। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in uniform electric field at angle theta, the electric dipole experiences torque। उसमें कितना टॉर्क लगता है अभी बात कर चुके हैं, टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा। इफ वी रोटेट द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल d थीटा, द वर्क डन बाय टॉर्क, एक्सटर्नल जो टॉर्क लगा रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी जो उसको रोटेट करने की कोशिश करेगी तो वो भी टॉर्क लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टॉर्क लगा रही है,
तो जो एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा वो कितना वर्क करेगा उस डाइपोल पर जब उसको थीटा एंगल रोटेट कराया जाएगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा, है ना। टॉ की वैल्यू होती है पी साइन थीटा डी थीटा, है ना। अब हमें पूरा वर्क निकालना है। यदि उसको थीटा 1 एंगुलर पोजीशन से थीटा 2 एंगुलर पोजीशन पे ले जाया जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा और इधर का इंटीग्रेशन हो जाएगा पी ई साइन थीटा, इंटीग्रेशन लिखेंगे हम और एंगुलर पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2 में ले जाएंगे। अब इसमें देखिए पी को बाहर ले सकते हैं हम और इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा डी थीटा को, तो माइनस कॉस थीटा आएगा और थीटा 1 टू थीटा 2 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये माइनस पी हो जाएगा और ये आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब अंदर यदि ये निगेटिव साइन ले जाया जाए तो क्या हो जाएगा, पीई साइन ये निगेटिव हो जाएगा कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 1 पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया वर्क डन। वर्क डन W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखिए यही आगे लिखा हुआ है अगली स्लाइड में। Hence the total work done in rotating the dipole from angular position theta 1 to theta 2. तो W इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2 पी साइन थीटा डी थीटा। और जैसा कि हमने अभी बताया था कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा का, वो क्या होगा, पी को बाहर निकाल दिया गया था, साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट किया गया था, माइनस कॉस थीटा हुआ था, है ना, थीटा 1 थीटा 2। माइनस साइन यहाँ पर बाहर लेकर के हमने उसको वैल्यू रख दी थी, माइनस पी कर दिया और ये कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। माइनस साइन जब अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा 2 और ये प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा 1। तो इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क डन का, W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो इतना वर्क जो है एक्सटर्नल एजेंसी करेगी। अब थीटा 1 शुरुआत में मान लिया 0 डिग्री हो, हमारा डाइपोल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो, तो थीटा की वैल्यू जो है थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी और थीटा 2 को यदि हम थीटा ले लें तो इसी इक्वेशन जो हमारी आई है वर्क डन की, W इज इक्वल टू आया था पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 और तो ये हो जाएगा पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और ये पीई और लिखा रहेगा यहाँ पर पीई। तो वर्क डन इस केस में हो गया पीई 1 माइनस कॉस थीटा। कब, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बिगिनिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो, यानी एंगल बिटवीन पी और ई 0 डिग्री हो और उसको किसी थीटा एंगल पे रोटेट कराया जाए, तो फिर इतना वर्क डन होता है। ये पी यहां पर रहेगा। अच्छा, ये तो हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। यदि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो इसका निगेटिव हो जाएगा। ये क्या है, इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इसी जो एक्सप्रेशन आया है इसके पहले निगेटिव साइन लगा देंगे, तो वो आ जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। वही आगे हमने बता रखा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल एजेंसी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहें या इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, एक ही बात है। हालांकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, तो माइनस पीई कॉस थीटा 1। बस वही जो पहले वर्क डन आया था उसके पहले निगेटिव साइन लगा दिया, तो उस केस में अब साइन चेंज होकर के कॉस थीटा 2 पहले आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा 1 बाद में चला जाएगा। तो ये जो है एक्सप्रेशन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साइन में अपोजिट होंगे, मतलब एक पॉजिटिव लें तो दूसरा निगेटिव होगा। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी।
देखिए किसी भी बॉडी की जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हम एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और वो रेफरेंस पॉइंट जीरो एनर्जी का होता है, यानी उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पर है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पड़ा हुआ है तो ग्राउंड पर हम उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। अब उस सिचुएशन से, मतलब ग्राउंड से उसको एच हाइट पे ले जाया जाता है तो जो वर्क डन होता है वही उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जीरो एनर्जी सिचुएशन क्या कब होती है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, यानी 90 डिग्री हो एंगल बिटवीन P एंड E। वो क्या है कि उसकी जीरो एनर्जी सिचुएशन है। अब उस सिचुएशन से यदि एंगल थीटा पर हम उसको रोटेट करें तो जितना वर्क डन होगा वही उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जैसा कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जानते हैं कि ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जब हाइट पे ले गए तो जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, mgh। यहाँ h क्या है, हाइट है, और m क्या है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ होने वाला है। देखिएगा, when an electric dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field at angle theta, the electric dipole experiences torque tau is equal to P sin theta, है ना। If we rotate the dipole through a small angle theta d theta, the work done by torque external, जैसा कि अभी किया था, dw is equal to tau d theta होता है, tau की वैल्यू रख दी P sin theta d theta। ये तो पहले वाले डेरिवेशन वाला ही है। यहाँ तक इतना वर्क डन होता है जब किसी भी डाइपोल को स्मॉल एंगल से रोटेट कराया जाता है। अब हमें वो सिचुएशन मालूम होनी चाहिए, कौन सी, जीरो एनर्जी सिचुएशन, और वही बात हमने आगे नोट कर रखी है। देखिएगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंसीडर्ड जीरो व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एंगुलर पोजीशन 90 डिग्री, मतलब इस परपेंडिकुलर सिचुएशन से उसको किसी एनी एंगल थीटा पर ले जाया जाएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन इट एज ए पोटेंशियल एनर्जी, एज इट्स ए पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि हमने अभी बताया था कि परपेंडिकुलर जब इलेक्ट्रिक डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो सिचुएशन है उसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाली है। तो इसका मतलब अब जीरो पोटेंशियल एनर्जी से उसको किसी भी एंगल थीटा पर रोटेट कराया जाएगा तो जितना वर्क डन होगा वही उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू, हमने जो लिमिट ली है इंटीग्रेशन की वो 90 डिग्री टू थीटा ले ली, और P साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए तो P बाहर आ गया। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 90 डिग्री टू थीटा, तो इसको हमने रिप्लेस किया, माइनस साइन बाहर ले लिया, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, अपर लिमिट पहले ली और लोअर लिमिट बाद में ले ली। तो अब देखिए यहाँ पर ये कॉस 90 की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो माइनस PE और कॉस थीटा तो रहा, ये माइनस जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा जो वैल्यू आई है वर्क डन की वो माइनस PE कॉस थीटा है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया माइनस PE कॉस थीटा। अब इस फार्मूले को यूज करके हम उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं, बस थीटा की वैल्यू हमें रखनी है। अब ये जो बात यहाँ पर कंसीडर की जा रही है कि जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर की जा रही है। क्यों की जा रही है, यदि आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं वो बात भी समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर क्यों की जा रही है। अच्छा, इसके कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं। जैसे कि स्पेशल केसेस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो U क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और इस मिनिमम एनर्जी के बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, क्योंकि तब जो है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम। कोई भी सिस्टम जब मिनिमम एनर्जी स्टेट में होता है तभी वो स्टेबल हो सकता है ना। तो इस तरह से जब एंगल बिटवीन P एंड E 0 डिग्री होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस तरह से एनर्जी के बेसिस पे भी हम उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं, है ना। जब थीटा इज इक्वल 180 डिग्री हो, यानी डाइपोल जब एंटी पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो
अभी जो हमारा फार्मूला आया था u इज इक्वल टू हो गया था माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, तो माइनस पी और ये -1, तो ये हो गया प्लस पी। ये कैसी एनर्जी है? मैक्सिमम एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये सिस्टम हमारा यानी डाइपोल मैक्सिमम एनर्जी सिचुएशन में है तो फिर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता, मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। टॉर्क के बेसिस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेबल कैसे पहचानते हैं, अनस्टेबल कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर हमने एनर्जी के बेसिस पे भी उसकी दोनों स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की है। तो आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन टॉर्क के बेस पे आता है, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी है ना बताने, तो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। और यदि एनर्जी के बेसिस पे आता है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस तरह से आज के जो कॉन्सेप्ट्स थे बहुत ही सिंपल थे, आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।